हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हमने यूपीपीएससी की जो प्रीलिम्स की 2018 की क्वेश्चन है वो हमने पहले देखी थी। अभी हम लोग 2019 का ये लास्ट पार्ट 3 हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 ही है जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किए हैं और आज लास्ट 50 क्वेश्चन करेंगे पार्ट 3। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो पहला क्वेश्चन जो है हमारा स्मोक के बारे में है कि स्मोक जो है सो इज इसेंशियली कॉज बाई किस कारण से होता है, एटमॉस्फेयर में किस चीज़ का प्रेजेंस होता है जिसके कारण से स्मॉग होता है। सो आपको पता होगा कि स्मोक जो है वो मेड फ्रॉम द स्मोक, धुआं एंड फॉग, इससे होता है। और जब भी स्मोक और फॉग दोनों साथ में होंगे तो ये क्या करेगा, रिड्यूसेस द विजिबिलिटी। ठीक है, अब ये क्यों होता है ना। पहले तो है कि स्मोक बनते कैसे हैं। सो ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह से कंबाइंड करके, सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन या ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र की प्रेजेंस होती है एटमॉस्फेयर में वो बनने के बाद, तो वो उसके कारण से स्मोग स्मोग होता है ना। अब इसमें स्मोग की बात अगर कर रहे हैं तो स्मोग जो होते हैं दो तरह की होती है। वन इज़ सल्फ्यूरस स्मोग एंड वन इज़ फोटोकेमिकल। ठीक है, ना सल्फ्यूरस स्मोक में क्या होगा कि हाई कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ़र ऑक्साइड एयर में, है ना। हाई कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ़र ऑक्साइड का होगा, दैट्स अ सल्फ्यूरस स्मोक। और इसी सल्फ्यूरस स्मोक को हम लोग लंदन स्मोक भी बोलते हैं, लंदन स्मोक भी बोलते हैं। वन इज द फोटोकेमिकल स्मोक होता है, ये फॉर्म्ड होता है जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब मिलता है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बनाता है फोटोकेमिकल स्मोक। तो ये आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि जो ग्लोबल 500 अवार्ड है वो किस फील्ड में मिला जाता है। तो ये ग्लोबल 500 अवार्ड जो है 1987 में स्टार्ट की गई थी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के द्वारा, है ना। कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के फील्ड में काम कर रहे हैं उसको देने के लिए, सो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के फील्ड में जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये अवार्ड स्टार्ट की गई थी। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला आपका क्वेश्चन है कि ब्लैक होल क्या है। अ फ्लाइट रिकॉर्डेड इन एयरप्लेन, अ स्पॉट ऑन द सन पे एक स्पॉट है, प्लेस इन अंटार्कटिका, ब्लैक होल। ये दोनों तो आपको ही पता होगा, नहीं होगा। सो वन अ कोलेप्स्ड स्टार, सिमट गया तारा, है ना। अ कोलेप्स्ड स्टार जो है, सो ब्लैक होल इज अ कोलेप्स्ड स्टार। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारा हाई मास के जो स्टार्स होते हैं और जब इसके कोर्स जो है सो इनवर्ड में कोलेप्स करते हैं तो ये ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आप एक्सप्लेनेशन देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच इन एरिया इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया कौन सा है। इन द गिवन ऑप्शंस गैंगेटिक प्लेन है, ट्रांस हिमालय है, सेंट्रल इंडिया है, वेस्टर्न घाट है। तो जो इंडिया में अगर बात करें तो व्हाट इज फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी जो है कि वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स ऑन द अर्थ, बहुत सारी तरह की लिविंग फॉर्म्स हैं अर्थ पे। तो किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन पे कितनी वैरायटी ऑफ स्पेसीज है वो उस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हम लोग बोलेंगे उतना ज़्यादा है। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पे एनफ फूड होगी, वाटर होगी, है ना, जहाँ पे फ्लोरा और फौना अच्छी तरह से विकास कर पाए, सो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। तो इंडिया में बेसिकली 4 हॉट स्पॉट है। सो वन इज़ द हिमालय, देन वेस्टर्न घाट, देन इंडो बर्मा रीजन, एंड वन इज़ द सुंडा लैंड, है ना। सुंडा लैंड में और भी बाकी पार्ट है बट हमारा सुंदरबन का पार्ट है, तो इसीलिए ये चारों में आपको है। तो इसमें जो आंसर होगा सो दैट्स अ वेस्टर्न घाट। सो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया के आप देख सकते हैं, हिमालय, इंडो बर्मा, सुंदर लैंड, वेस्टर्न घाट। ठीक है, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको पता होगा कि SDG गोल हमारी 17 है और SDG गोल जो है 17 उसको 2030 तक पूरा करनी है। और इसमें हर इंडिया का जो नोडल एजेंसी है जो उसको देख कर रहा है इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए, वो है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के पास है, ये एक्सप्लानेशन है। अगला है कि जो
कुछ कमेटी फॉर्म की गई थी स्मॉल सेक्टर स्केल सेक्टर के लिए, लघु उद्योगों के लिए कुछ कमेटी बनाई गई थी। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको सजाना है, मतलब पहले कौन बनी थी और बाद में कौन बनी थी। तो नायक कमेटी, अवैध हुसैन कमेटी, एस एस कोहली कमेटी और कार्वे कमेटी, दीज ऑल कमेटीज आर मेड फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर। सो नायक कमेटी जो बना था, नायक कमेटी आरबीआई ने बनाया था, जिनके चेयरमैन थे पी आर नायक, है ना। वो उस समय डिप्टी गवर्नर थे। तो वहाँ पे जो डिफ़िकल्टी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, है ना, फाइनेंस को सिक्योर करने में, तो उसमें उसके लिए बनाया था। सो नायक कमेटी बनी थी 1991 में। देन अविद हुसैन कमेटी जो है वो भी जो स्मॉल स्केल सेक्टर है उसमें आपको 1997 में बनाया गया था कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है उसके लिए बनाई गई थी। देन एस एस कोहली कमेटी जो है ये आरबीआई ने बनाई थी 2000 ईस्वी में, ठीक है। एस एस कोहली इनके चेयरमैन थे और चेयरमैन के नाम पे कमेटी का नाम है। और कार्वे कमेटी जो थी वो 1955 में बनाई गई थी, है ना। इसको विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी भी बोलते हैं, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, तो इसको ये भी बोलते हैं। तो अब अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले कौन बना था, कार्वे कमेटी, देन नायक कमेटी, देन अविद हुसैन एंड देन एस एस कोहली कमेटी। बट आपके ऑप्शन में कोई भी इसमें आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, ये आंसर हमारा होगा, ठीक है। ये एक्सप्लानेशन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आपको दिया हुआ है कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं और उसकी कौन सी ईयर में लॉन्च की गई थी। जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, देखो सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लाया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है, वो आई थी 1976 में, है ना। और इंडिया पहला ऐसा कंट्री था जो वर्ल्ड में जिन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था कि ब्लाइंडनेस को हटानी है। सो 1976। देन इंटीग्रेटेड जो आईसीडीएस आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, तो वो जो है वो आपको 1975 में स्टार्ट किया गया था, है ना। और इंडिया अभी वर्ल्ड का वन ऑफ लार्जेस्ट और मोस्ट यूनिक प्रोग्राम है किसके लिए, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम से पहले एक प्रोग्राम लॉन्च हुई थी, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, और ये हुई थी आपको 1954-55 में। लेकिन बाद में 1983 में एक प्रोग्राम लाई गई थी पूरी तरह से लेप्रोसी को हटाने के लिए, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, वो आपको लॉन्च हुआ था 12 अप्रैल 2005 को, कि जो रूरल पीपल हैं, रूरल पॉपुलेशन है, उनको एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर मिले, है ना, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उसको। सो द आंसर इज 2143। ये एक्सप्लानेशन है। अगला क्वेश्चन है कि असर्शन दिए हुए हैं और रीजन दिए हुए हैं और बोल रहे हैं कि क्या ये सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है, दोनों एक दूसरे का एक्सप्लानेशन है। सो पहली जो बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन है कि द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉलिंग शार्पली इन रिसेंट ईयर्स ऑफ फीमेल इन इंडिया। अब ये 2019 की क्वेश्चन है, तो 2019 से पहले की क्या डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगी, ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो फीमेल के लिए, है ना, इंडिया में रिसेंट मतलब कुछ पिछले कुछ सालों में वो घट रही है, क्लियर, ये फॉलिंग शार्पली। अब इसका कारण इसमें बताया है रीजन कि द डिक्लाइन इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज ड्यू टू द इम्प्रूव्ड फैमिली की इनकम बढ़ गई है इसलिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घट गई है, या एजुकेशन बढ़ गई है। हाउ इट पॉसिबल कि एजुकेशन को इंक्रीज करने से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है फीमेल का वो घट जाएगा, तो ये तो आपको रीजन तो है नहीं। नाउ हमें बात करनी है, और ये गलत भी है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये अगर आपका रीजन गलत है तो आपका एसेसन ये सही है ना। तो आंसर तो आप ऐसे लिख सकते हो इसका। वैसे व्हाट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है कि लेबर फोर्स कितना है ना, और कितने लेबर फोर्स है, और वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है, टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन, टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन में से कितने लोग लेबर फोर्स में हैं, सो दैट्स अ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब आईएलओ की रिपोर्ट है, ये बाद की रिपोर्ट है, तो ये बस आप इन्फॉर्मेशन की याद रखें कि इंडिया में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट 2005 में 32% था, अभी बढ़ी है ना। ये रिपोर्ट हमारी जो थोड़ी पुरानी है, 2021 में ये घट के 19% पे आ गई थी, तो डिक्रीज कर रही थी फीमेल का, है ना। अभी फिर 2023 में कुछ ना कुछ इंक्रीज की होगी, कोविड वगैरह के कारण ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब बाकी भी डाटा आपको मैंने दे दिया है यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है कि डिपेंडेंसी रेशियो क्या है और इंडिया में डिपेंडेंसी रेशियो डिक्लाइन कर रहा है, उसका कारण क्या है। सो डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है कि डिपेंडेंसी मतलब कि आप पे डिपेंडेंट कौन होंगे। तो ऐसा माना गया है कि 0 से 14 वर्ष के लोग आप पे डिपेंडेंट होंगे किसी एक पर्सन पे, या 65 ईयर्स से ज़्यादा वाले लोग होंगे वो डिपेंड करें हों। सो कितने नंबर ऑफ 0 to 14 एज वाले हैं डिपेंडेंट और 65 से प्लस वाले हैं टोटल पॉपुलेशन में, तो वो दैट्स अ डिपेंडेंसी रेशियो। एंड जो 15 से 64 वाले हैं इसको हम मानते हैं कमा रहे हैं। सो 15 से 64 वाले पे 0 से 14 वाले और 65 से ज़्यादा वाले कितने डिपेंडेंट हैं, दैट्स अ डिपेंडेंसी रेशियो। क्लियर। तो पूछ रहा है कि डिक्लाइन कर रहा है इंडिया में डिपेंडेंसी, मतलब डिपेंडेंसी रेशियो कम है। इसका क्या मतलब है, ये वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है और ये वाली पॉपुलेशन कम है। तो ये वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो पॉपुलेशन ऑफ 15 to 59 ईयर्स इज रिलेटिवली हाई। क्लियर। अगर 0 से 14 और 60 वर्ष से ज़्यादा वाले लोग एवव 60 वाले का अगर ज़्यादा होंगे, इसका मतलब क्या, डिपेंडेंस तो ज़्यादा हो गए ना आपके। अगर 60 वर्ष के ज़्यादा हो जाएंगे तो डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गए, 0 से 14 वाली ज़्यादा हो गई तो डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई। तो अगर ये पॉपुलेशन ज़्यादा है और ये कम है, इसका मतलब डिपेंडेंट कम है आपको। सो आपको समझ में आ गई होगी, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विल टारगेट टू वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट 2030 तक वाटर अवेलेबिलिटी इन इंडिया। तो ये कौन सा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो जो आपको पता ही है कि 1 जो है नो पॉवर्टी, 2 जो है जीरो हंगर, 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सो SDG 6 जो है ये बात करती है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन टू ऑल बाय 2030। तो आंसर तो आपका यही हो गया SDG 6। 7 क्या है, दैट्स अ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड ये है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, SDG 9। ठीक है, 9 ऐसे लिखते हैं और I ऐसे लिखते हैं, तो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी आपको ये सारी याद होनी चाहिए कि 1 में नो पॉवर्टी, 0 हंगर, गुड हेल्थ वेलबींग, ये आपसे पूछा था। 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 13 क्लाइमेट है, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। अगला है कि कौन लिमिट टू ग्रोथ कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड किया था। ये किसने किया था, क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ब्रंटलैंड कमीशन, एजेंडा 21। सो लिमिट टू ग्रोथ जो है ये 1972 में ये रिपोर्ट बनाई गई थी, और कि अगर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिक एंड पॉपुलेशन ग्रोथ विद फाइनाइट सप्लाई, की हमारी जो सप्लाई रिसोर्स की सप्लाई है वो तो फिक्स है, बट हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली कर रही है। तो उस पर एक रिपोर्ट बनाई गई थी, और ये रिपोर्ट कमीशन किया था क्लब ऑफ रोम ने। और इसकी जो स्टडी थी है ना इस रिपोर्ट की, वो आपको रियो दे जेनेरियो के समर में 1971 में थे, रियो दे जेनेरियो में। वहाँ पे उसकी स्टडी को पहले इंटरनेशनल फोरम पे रखी गई थी। तो क्लब ऑफ रोम आपको याद रखनी है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, उसको क्या बोलते हैं। देखो एक चीज़ आप याद रखना कि 3 तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को 3 तरह से मेजर करते हैं, और ये करता कौन है, ये 3 बनाया है NSSO ने, मतलब नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने। तो उसमें एक है यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट, एक है वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, एंड 1 इज़ द करेंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको इस देख के समझ में आ गया कि वीकली है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की मेजर है एक वीक में, डेली है तो एक दिन में, और यूजुअल स्टेटस जो होता है वो मेजर पार्ट ऑफ ईयर में, उसकी क्या, मेजर पार्ट ऑफ 1 ईयर है ना, मेजर पार्ट ऑफ 1 ईयर में। सो नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, पूरे ईयर के मेजर पार्ट में अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, दैट्स अ यूजुअल स्टेटस। तो पूछा है कि मेजर पार्ट ऑफ द ईयर में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, सो दैट्स अ यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सही है। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको सेक्शन 135 द कंपनीज एक्ट 2013, तो ये तो गलत हो गया पहला, है ना।
सो कंपनीज एक्ट 2013 ने सेक्शन 135 में लिखा हुआ है कि इट्स अ मैंडेटरी। अब इसमें मैंडेटरी है तो किस तरह की कंपनी के लिए मैंडेटरी है? पहला तो गलत हो गया। नाउ कंपनीज कवर्ड अंडर दिस विल हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1%, बिल्कुल गलत है, ये 2% करने पड़ते हैं, ठीक है। तो दोनों गलत है, तो डी तो आंसर है। नाउ कौन सी कंपनी करेगी? तो अगर प्रीवियस जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो, ठीक है, या टर्नओवर जो है सो 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, या नेट प्रॉफिट जो होगी वो 5 करोड़ से ज़्यादा हो। इन तीनों में से कोई क्राइटेरिया अगर कर रहा है तो उसको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तो उसको करनी देनी पड़ती है CSR। नाउ अब CSR में है तो उसमें क्या है कि एवरेज नेट प्रॉफिट जो लास्ट जो 3 फाइनेंशियल ईयर का है उसका 2% आपको लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का 2% आपको पे करनी, मतलब CSR में एक्सपेंड करनी पड़ती है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ये कौन डेवलप किया था? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है, ये आपको डेवलप किया गया था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, और वेल बीइंग ऑफ अ कंट्री, इसको मेजर करने के लिए फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किया गया था। एंड इट वाज डेवलप्ड बाय द ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल। सो ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल और ओवरसीज मिड 1970s में किया था, और सॉरी ये ODC के लिए किया गया था। इट वाज डेवलप्ड फॉर द ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल, और ये किया था किसने? मॉरिस डी मॉरिस ने किया था। तो ये आपको आंसर तो ये हो गई। नाउ इसमें एक आप देख लीजिए, महबूबुल हक, ये एक फेमस आपको नाम होगा शायद पता, ये पाकिस्तानी, ये 2018 में हमने आपको डिस्कस किया था कि पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूबुल हक, और इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसको ये किया था, कॉन्सेप्ट को लाया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। अगला ये एक्सप्लेनेशन हो गई। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो 2017 में आई थी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वो उसकी रैंकिंग क्या थी? तो 2017 में क्या थी उससे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। सो अभी क्या है स्थिति वो देखते हैं। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो कौन बनाता है? सबसे पहले तो ये याद रखनी है, सबसे पहले ये पब्लिश हुई थी 2006 में, और एक यूरोप की NGO है ना, वो उसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थंगर लाइफ, ये बनाती है एनुअली। पहला एडिशन 2006 में बनी थी, और ये करती है, और इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपको अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है। और जो टॉप 5 कंट्रीज है उसमें बेलारूस है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। सो इंडिया की स्टेटस जो अगर अब 2022 की रैंक की बात करें, सो 111, टोटल 125 कंट्री में इंडिया की रैंक है 111, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और इंडिया के जो नेबर हैं वो सबकी अच्छी स्थिति है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान की भी सिचुएशन बहुत सही है, ठीक है। तो उस 111 है, क्लियर। ये आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। अगला क्वेश्चन है कि इसमें वेजिटेशन टाइप दी हुई है और कौन से रीजन में है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो श्रब लैंड बायोम है, श्रब वाली बायोम है, श्रब लैंड, जैसे ग्रास लैंड होती है ना, ये श्रब लैंड बायोम है। तो पूरे वर्ल्ड में श्रब लैंड बायोम जो है सो 6 हैं टोटल। सो वन इज़ द चैपरल, सो चैपरल है, चैपरल जो है सो कैलिफोर्निया में है। देन वन इज़ द मैटोरेल, सो मैटोरेल जो है सो साउदर्न यूरोप में है, मैटरल जो है सो साउदर्न यूरोप में है, ठीक है। तो ये आपको हो गई साउदर्न यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी है मैटोरल, क्लियर। देन जो फाइनबोस है वो साउथ अफ्रीका में है, सो फाइनबोस इन द साउथ अफ्रीका। और मकीस जो है वो साउदर्न यूरोप में है, सो मकीस जो होगा वो साउदर्न यूरोप में है, क्लियर। सो आप लिख सकते हैं साउदर्न यूरोप में, मेडिटेरियन सी कोस्टल रीजन। और मैटरल जो मैंने क्या बोला था कि मैटरल जो है वो साउदर्न यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में है। तो इसमें एक एग्जांपल है
चिले आप ले सकते हो। सो द आंसर इज ए। इसके बाद भी दो है, वो एक है क्वांगान, ठीक है, और जो ये आपको साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, और एक है सेदार, ये सेदार कब है, ये टेक्सास में है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कुछ कंट्री दिए हुए हैं, उसके कैपिटल दिए हुए हैं। सो कंट्री है आपकी उज्बेकिस्तान। सो उज्बेकिस्तान की कैपिटल कौन सी है बताइए। सो ये सही है, ताशकंद। देन ताजिकिस्तान का दुशनाबे। देन किर्गिस्तान का जो है वो आपको क्या है, किर्गिस्तान बिश्केक। और तुर्कमेनिस्तान का क्या है, तुर्कमेनिस्तान का आपको अश्गाबाद, अश्गाबाद। सो ये पूरी आपकी 1 2 3 4 है। ये आपको मैप पूरी दी हुई है कि उज्बेकिस्तान का ताशकंद है, तुर्कमेनिस्तान का अश्गाबाद, सेंट्रल एशिया की पूरी आपको मैप दी हुई है। किर्गिस्तान का बिश्केक और ताजिकिस्तान का दसनाब। अगला क्वेश्चन है कि नेचुरल वेजिटेशन दिए हुए हैं और रीजन दिया हुआ है। सो ये पौधे कहाँ होते हैं। सो वन इज़ द इक्वेटोरियल रीजन, वन इज़ द मेडिटेरेनियन रीजन, वन इज़ द सहारा, वन इज़ द शवाना। तो बाओबैब जो है, बायोबाब जो है वो सब सहारन अफ्रीकन रीजन में पाई जाती है, ठीक है। तो सब सहारन अफ्रीकन रीजन में पाई जाती है। और सेदार जो है ये आपको मेडिटेरियन रीजन में पाई जाती है, ठीक है। वेस्टर्न हिमालय और मेडिटेरियन रीजन में पाई जाती है, ठीक है। सो सेडार्स जो हो जाएंगी वो मेडिटेरियन, तो सी का डी का 1, तो डी का 1 ये दोनों हो गया। एंड बाओबैब जो मैंने बोला सहारा, बाओबैब जो है वो आपको क्या होगा इसमें, ये जो इपीफाइट्स होती है अधिजीवी वनस्पति, तो ये क्या होता है कि ये एक प्लांट होता है जो पैरासाइट तो नहीं होता है, बट ये किसी और प्लांट पे ही उगता है। और ये जो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स होता है वो एयर रेन ये सब से लेता है, ठीक है ना। जैसे मॉसेज हो गई, लाइव वर्ड्स हो गई, लाइकेन हो गई, एल्गे हो गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। सो एपीफाइट जो होगा वो इक्वेटोरियल रीजन में है, ठीक है। सो एपीफाइट तो इक्वेटोरियल रीजन में होगा ही होगा। देन एकाकिया जो है वो सवाना में भी पाई जाती है। सवाना जो ग्रासलैंड है वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, सवाना में भी पाई जाती है। एंड आपको ये जो है सो जैसे बाओब है वो सहारा में भी पाई जाती है, बाओब जो है, ठीक है। और ये सब सवाना में भी पाई जाती है। सो आपकी जो आंसर्स होंगी इसमें क्या हो जाएगी, ये तो आपको मेडिटेरियन फिक्स है, ये आपको ये तो डी का 1 एंड ए का 2, ये आपको दोनों फिक्स है ना। सो डी का 1 और ए का 2। ये बी और सी में जो कन्फ्यूजन है, तो इसका आंसर ये आपको ये सही होगी सी आपकी, ठीक है ना। इसमें ये जो आपको बी और सी में है, सो बी में क्या हो गया, बी का एकाकिया जो है सो सवाना का है, और बाओब जो है वो सहारा का है। सो तो आंसर आपकी सी हो जाएगी, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कुछ ट्राइब दिए हुए हैं और प्लेस दिए हुए हैं। तो मैंने पूरी जितनी भी ट्राइब की लिस्ट है वो हमने इसमें आपको दे दी है। सो कुछ ट्राइब है जैसे कि आइनस जो एनू ट्राइब है। सो एनू ट्राइब जो है वो जापान में है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें नॉट करेक्टली पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। देन आपको किर्गिज है, सो किर्गिज कहाँ पे है। देन अंगामी है, सो अंगामी जो है वो नागालैंड में है, ये बिल्कुल सही है। और पिग्मी जो है सो कॉन्गो बेसिन में, ये भी सही है। सो आपका गलत जो है वो ये है ना, किर्गिज सूडान में नहीं है, ये सूडान में नहीं है। तो आपकी आंसर्स हो गई डी। इसमें देखो मैंने अपनी सारी डिटेल्स आपको दे दी है कि इनुज कहाँ पे है, अंगामी कहाँ पे है, किर्गिज कहाँ पे है, ओरांग कहाँ पे है, पिग्मी जितनी भी वर्ल्ड में, चुकूची कहाँ पे है, तो ये सारी मैंने दे दी है कि कौन कौन जो ट्राइब है वो कहाँ की है। अगला क्वेश्चन हमसे फिर से एसर्सन रीजन का पूछ रहा है कि इंडियन ओशियन हैज़ बिकम द मिलिट्री बेस ऑफ मेनी बिग पावर्स, ये है। दूसरा है कि आपको कि देयर इज स्ट्रॉन्ग जियो पॉलिटिकल बेनिफिट्स इन इंडियन ओशियन एडजेसेंट कंट्रीज, तो ये आपका क्वेश्चन है कि हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये सही नहीं है। और हिंद महासागर से निकटवर्ती देश को बहु
भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, बहुत भौगोलिक राजनीतिक। देयर इज स्ट्रॉन्ग जियो पॉलिटिकल बेनिफिट्स इन इंडियन ओशियन एंड एडजेसेंट कंट्रीज। ठीक है, तो ये दोनों रीजन भी नहीं है और ये दोनों गलत है। क्लियर? सो ये दोनों आपको गलत है और ऐसी कोई ऑप्शंस नहीं है ना, बोथ आर रॉन्ग। तो इसमें कोई भी सही नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इसमें सेंट्रल इंडिया की कुछ आपको दी हुई है कि फॉलोइंग करेक्शन हिल्स, सेंट्रल इंडिया की कुछ हिल्स दी हुई है और उसको आपको बताया गया है कि आप इसको सीक्वेंस में सजाना है। जैसे मैकाल है, सतपुरा है, महादेव है। तो आप अगर इसको देखोगे यहाँ पे, सो आप देख लो, पहली यहाँ पे सतपुरा रेंज है, ठीक है, देन फिर महादेव है, देन फिर मैकाल है, देन फिर छोटा नागपुर प्लेटू है। तो पहले क्या हो जाएगा, सतपुरा, देन महादेव, सतपुरा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। तो दिस इज द आंसर। बाकी भी है, आप देख सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर से एसेशन रीजन का क्वेश्चन है कि द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन लाइज इन हिमालयन रीजन। सबसे ज़्यादा जो भूकंप क्षेत्र है वो हिमालय क्षेत्र है। पहला ये है। उसका रीजन बोला है कि देर आर मेनी लॉन्गिट्यूडल थ्रस्ट जोन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूडल थ्रस्ट जोन है, ये इसका कारण। तो बिल्कुल ये दोनों आपका सही है ना। असर्शन भी सही, रीजन भी सही है और इसके दोनों का एक्सप्लेनेशन भी है। अगर आप बात करते हैं कि सेस्मिक जोन के बारे में, तो इंडिया में सेस्मिक जोन कितने हैं, 2 से 2, 3, 4, 5। और 2 जो है ये लो रिस्क जोन है, लो रिस्क जोन है, और ये वेरी हाई रिस्क जोन है, वेरी हाई रिस्क जोन है। अगर आप इसमें डायग्राम में देखते हो तो जोन 2 लो रिस्क जोन और जोन 5 जो है सो वेरी हाई रिस्क जोन है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे कि ये जो है सो हिमालयन रीजन जो है, हिमालयन जो लोग, जैसे जोन 4 में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हिमालयन वाली पार्ट है ना, ये है ना। सो ये सबसे ज़्यादा है। नाउ इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो क्या क्वेश्चन था कि देयर आर मेनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन इन हिमालय। तो अब देख लीजिए, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, पंजाल थ्रस्ट है ना। तो ये जो है सो बहुत सारे थ्रस्ट है उसके कारण, तो ये बिल्कुल दोनों सही था। अगला है कि इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाय मणिपुर हिल्स, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। देखो, अब इसमें जो एक है सरोवरीय मैदान, सो लैक्विस्ट्राइन प्लेन, देन लोएस प्लेन, देन ग्लेशियल प्लेन, एलुवेल। तो ग्लेशियल प्लेन जो हो जाएगी, जो ग्लेशियल आती है बह के, है ना। तो आउटवास प्लेन जो है सो ग्लेशियर मेल्ट होने से जो प्लेन बनती है, जैसे अलास्का हो गया, दैट्स अ ग्लेशियर प्लेन। तो ये तो होगा नहीं। एलुवेल प्लेन आपको पता ही है, नदी वाली जो हो गई। देन लैक्विस्ट्राइन प्लेन जो होती है वो, जैसे मान लीजिए कोई लेक्स है, तो वो सेडिमेंट भरते 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 अगर वो फिल हो जाता है तो वो लैक्विस्ट्राइन प्लेन हो जाता है, जैसे कश्मीर वैली ऑफ इंडिया का हो गया या मणिपुर प्लेन हो गया। सो इम्फाल बेसिन जो होगा वो एग्जाम्पल होगा लैक्विस्ट्राइन प्लेन का। और लोएस की बात अगर करो कि लोएस क्या होती है, तो सैंड पार्टिकल जो आपकी जाती है ना, डिजर्ट रीजन में एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके, सो दैट्स वो जो प्लेन बनाती है, जैसे गोबी डिजर्ट एशिया में हो गई, तो वो बनाती है लोएस प्लेन। तो आंसर आपका लैक्विस्ट्राइन हो गया, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज मोस्ट फेमस फॉर इट्स फॉल्ट वैली ड्रेनेज, किस में है। सो ड्रेनेज है, सो फॉल्ट वैली ड्रेनेज किस में है, इसमें पूछा जा रहा है। सो दामोदर है, जिसकी जो फॉल्ट वैली ड्रेनेज है। बाकी जो आपकी नदी बात करें, और दामोदर जो है सो पलामू हिल्स, जो छोटा नागपुर प्लेट है झारखंड, वहाँ से निकलती है। क्लियर? अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि चंबल नदी, गंडक और रामगंगा के बारे में भी थोड़ी सी देख लेते हैं डायग्राम। सो कहाँ पे कौन सी नदी है। सो अभी अगर आपने देखा है कि दिस वन इज द रामगंगा और गंडक और चंबल। सो दिस इज चंबल, है ना, और ये रामगंगा है और ये गंडक है। ठीक है, और ये यहाँ पे दामोदर नदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। महानंदा है, पद्मा है, हुगली है, ये वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ बिग गेम्स किसको बोलते हैं, बड़े शिकारों की भूमि। बड़े शिकारों की भूमि किसको बोलते हैं। सो सवाना, ट्रॉपिकल सवाना रीजन को बड़े शिकारों की बिग गेम कंट्री भी बोलते हैं, या लैंड ऑफ सफारी भी बोलते हैं, सूडान या सवाना टाइप भी इसको बोलते हैं। सो ट्रॉपिकल सवाना रीजन को, ये जो आपको जनरली अफ्रीका वगैरह में ये करते हैं। ठीक है, डिजर्ट और रेन फॉरेस्ट बायोम के बीच में ये पाया जाता है ट्रॉपिकल सवाना।
ये आप देख सकते हैं सवाना में, सवाना के जो टाइप्स हैं वो लानोज है जो वेनेजुएला और कोलंबिया में है, कंपोश है ब्राज़ील में, सूडान इसको अफ्रीका में बोलते हैं, है ना, साउथ अफ्रीकन में वेल्ड, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। देन पेरी को क्या बोलते हैं, स्टीपी को क्या बोलते हैं, ये डायग्राम आपकी दी हुई एक्सप्लेनेशन में। अगला क्वेश्चन है कि हिमालयन रेंज में कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो पहला स्टेटमेंट क्या है कि द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालय वेर फॉसिल लेस। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो उसमें फॉसिल कम है, तो पहला तो ये है। तो ग्लेशियर हिमालय में जो है वो फॉसिल कम है क्योंकि बहुत पुराने टाइम में बना हुआ है ना, जब आपको लाइफ फॉर्म्स उतनी होती नहीं थी, है ना, और उतनी डाइवर्स नहीं थी, तो उसमें बनी हुई, तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा है कि मरीन लिविंग फॉसिल आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ ग्लेशियर हिमालय। सो हिमालय जो है सो जो रोज हुआ है वो 33 से हुई है ना, तो वहाँ पे आपको ग्लेशियर हिमालय में फाउंड पाई जाती है। तो बहुत सारे तिथिसी से हुई, तिथिसी में क्या होगा, सेल्स होगा, पेबल्स होगा, मरीन फॉसिल्स तो वहाँ पे फाउंड होगी। देन रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन ओवर द शिवालिक हिल्स के आउटर में मिली है। तो बिल्कुल लोअर पैलियोलिथिक शोनियन कल्चर के वहाँ पे शिवालिक रीजन में पाए गए हैं। तो ये तीनों के तीनों सही है, ये एक्सप्लानेशन दी हुई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि फिर से एसेशन एंड रीजन की क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि अकबर शेर शाह की तरह, अकबर शेर शाह की तरह वो करेंसी को रेगुलेट करना चाहते थे, और इसका कारण पूछ रहा है, बोल रहा है कि शेर शाह की करेंसी में कॉपर कॉइन द चीफ कॉपर कॉइन ऑफ अकबर्स टाइम वाज द डैम। ठीक है, तो दाम के बारे में आपने पढ़ा है, जैसे शेर शाह की करेंसी थी, है ना, तो ये दोनों में कोई रिलेशन है नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि असरसर में क्या सही है और क्या गलत है। नाउ पहले तो ये बताइए कि दाम क्या होता है। तो दाम जो होता है कॉपर कॉइन को दाम बोलते हैं। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये किया था कि भाई जो शेरशाह सूरी के समय में था उन्होंने, जैसे आपको कॉपर कॉइन को दाम बोलते थे, गोल्ड कॉइन को मोहर बोलते थे, और सिल्वर कॉइन को रुपया बोलते थे। तो अकबर जब हुए थे तो अकबर ने भी यही सिस्टम स्टार्ट की थी, और वो भी सिल्वर कॉइन को रुपी बोलते थे। और रुपी के दो शेप होते थे, एक गोला शेप होता था और एक स्क्वायर होता था शेप। तो जो स्क्वायर शेप रुपी होते था उसको बोलते थे जलाली, इसको तो रुपी ही बोलते थे। तो यही जो बोल रहा है कि अकबर लाइक शेरशाह ट्राई टू रेगुलेट द करेंसी ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है। और एज इन शेरशाह करेंसी द चीफ कॉपर कॉइन ऑफ अकबर टाइम वाज दम, जैसा दाम शेरशाह के समय होता था तो अकबर के समय में भी दाम होते थे। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो हमने आपको बताया ना कि शेरशाह के समय में भी जो आपको कॉपर कॉइन होते उसको दाम बोलते थे, और गोल्ड कॉइन को मोहर और सिल्वर कॉइन को रुपया बोलते थे। ठीक है, तो इसको जलाली बोलते थे और इसको रुपी बोलते थे। इसके बाद जो कॉपर कॉइन सबसे लोएस्ट होते थे उसको बोलते थे जित्तल, और 25 जित्तल जो होते थे, तो ये भी याद रखना आप, 25 जित्तल को बोलते थे 1 पैसा। जो गोल्ड कॉइन होता था अकबर के समय में उसको बोलते थे इलाही, और ये 10 रुपये के बराबर होते थे। और सबसे बड़ा जो गोल्ड कॉइन होता था उसको बोलते थे शहंशाह। ठीक है, तो ये दोनों आपके सही है, बट दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर बी होगी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि ये बैटल ऑफ सरनाल, बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ धर्मत और बैटल ऑफ जजाऊ, ये किसके किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था, इसको क्रोनोलॉजी में सजाना है। सो बैटल ऑफ सरनाल जो हुआ था वो हुआ था गुजरात में 1572 में हुआ था। ये मुगल एंड मोहम्मद हुसैन मिर्जा, मोहम्मद हुसैन मिर्जा इनके साथ हुआ था, तो 1572 में। देन बैटल ऑफ बिलग्राम जो है वो 1540 में हुआ था, बैटल ऑफ बिलग्राम। ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। हुमायूं, और आपको पता है इसमें शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा दिया था, हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। इसके बाद बैटल ऑफ धर्मत जो हुआ था ये औरंगजेब एंड दारा सिको, ये हुई थी 1658 में। ठीक है, तो 1540, ये 1658। देन बैटल ऑफ जजाऊ,
तो जजाऊ का जो युद्ध हुआ था वो दो मुगल प्रिंस के बीच में हुआ था। जैसे वो था बहादुर शाह वन एंड मोहम्मद आजम शाह। ये 1707 में हुआ था, है ना। सो बहादुर शाह प्रथम एंड मोहम्मद आजम शाह। ठीक है, तो अब देख लीजिए कौन सबसे पहले हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था बैटल ऑफ विलग्रिम। सो बैटल ऑफ विलग्रिम, देन आपको बैटल ऑफ समाल। ठीक है, सरनाल। ये एक्सप्लानेशन है। अगला क्वेश्चन है कि हठ योग के बारे में क्या सही है। तो हठ योग इस जो है वो प्रैक्टिस बाय नाथपंथी, गोरखनाथ वाले भी हैं, है ना। सो हठ योग जो है सो एक योग का ब्रांच है जो फिजिकल टेक्निक्स को यूज करते हैं, है ना। इंडिया में जो हठ योग है वो आपको नाथ संप्रदाय के जो योगी हैं उन वो यूज करते हैं। सो दिस इज द ये सही है। और हठ योग टेक्निक वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय द सूफी। और जो सूफी, जैसे मान लीजिए जो नाथ संप्रदाय या जो हठ योग है उसमें जो टेक्निक है वो सूफी भी उसी तरह से योग करते हैं, जैसे चैंटिंग ऑफ द सेक्रेड नेम्स एंड फ्रेजेज, मंत्रा वगैरह। तो ये दोनों आपके जो हैं वो सही है। सो सी में 1 और 2 दोनों है एंड सी इज द ऑप्शन। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है इक्ता सिस्टम के बारे में कौन सी बातें सही नहीं है। सो नाउ इक्ता सिस्टम जो है वो आपको रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था। वहाँ पे एक यूनिक टाइप से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, है ना। और ये स्टार्ट हुई थी इल्तुतमिश के समय में। ठीक है, इल्तुतमिश के समय में हुआ था। और जो इक्ता जो होती थी, है ना, ये जो इनकम जो होती थी, इस इनकम वो नोबल्स लोगों के पास में जाते थे। ठीक है, और जो रिवेन्यू कलेक्टेड, इसलिए अगर आप कह सकते हो कि जो रिवेन्यू कलेक्ट होते थे एक तो डायरेक्टली डिपॉजिट सुल्तान के अकाउंट में नहीं, वो नोबल के पास जाते थे। और आपसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो यू आंसर हो जाएगा। देन एक चीज़ है कि सियासतनामा वाज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सियासतनामा एक बुक है ना। सियारुल मुल्क भी बोलते हैं। ये जो बुक है ये लिखा था निजामुल मुल्क ने, है ना। सो निजामुल मुल्क ने ये लिखा था, है ना। और ये आपको दिल्ली सल्तनत के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी उसके बारे में बताता है। तो उसमें इक्ता सिस्टम के बारे में भी है, तो बिल्कुल ये सही है। ये रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है। इसके बाद एक बात करते हैं ये लोग मुक्ति की। सो मुक्ति कौन थे। सो मुक्ति, या उसको वली भी बोलते थे, मुक्ति को वली भी बोलते हैं। तो ये मुक्ति और जो होता है ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते थे। और इनकी जो ड्यूटी होती थी, जो मिलिट्री कैंपेन हो रही है या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की होती थी। ठीक है, तो आंसर आपकी ये गलत पूछा है तो ये है, और ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। अगला है कि कुछ बुक्स दिए हुए हैं और उसके राइटर्स दिए हुए हैं, तो ये आपको याद रखनी है। सो वन इज द तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी एक तुगलकनामा है, एक हुमायूंनामा है। तो हुमायूंनामा आप लोगों को पता होगा कि ये किसने लिखा था। हुमायूंनामा ये गुलबदन बेगम ने, तो ये तो बिल्कुल सही है। नाउ इसके बाद पूछ रहा है तुगलकनामा किसने लिखा था। तो तुगलकनामा किसने लिखा था, ये अमीर खुसरो ने लिखा था। तो इब्न बतूता ये मोरक्को के थे, ये इनका नहीं है। देन तारीख फिरोज शाही जो है वो जियाउद्दीन बरानी और शमसी सिराज आरिफ इसने लिखा है। और तवाक़ित नसरी मिन्हाज सिराज जशानी लिखा है। ये तो आपको नहीं पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है। सो सी। ये देखो आपको हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, तुगलकनामा अमीर खुसरो, देन तारिक और फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरानी, शमसी सिराज आरिफ और मिन्हाजुस सिराज तवाक़ित नसरी। अगला है कि नेटिव मैरिज एक्ट कब पास हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट अंग्रेज लोगों ने पास किया था। सिविल मैरिज एक्ट ये 1872 में पास किया था। और टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कुछ मूवमेंट्स हैं उसके ईयर्स दिए हुए हैं। दैट्स अ पबना मूवमेंट, एका मूवमेंट, संथाल और ताना भगत मूवमेंट। सो पबना जो था वो पीजेंट अपराइजिंग था, वो 1873-74 में, 1873 से 76 के बीच में हुआ था। वहाँ पे पीजेंट जो रॉयट्स थे, पीजेंट को रैयत बोलते हैं, तो वो सब और जो जमींदार थे उनके अगेंस्ट हुआ था पबना, जो कि आपको वेस्ट बंगाल में है, इतना याद रखें। देन एका मूवमेंट जो है, एका मूवमेंट यूनिटी मूवमेंट बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ पीजेंट मूवमेंट, है ना, किसान का आंदोलन है। और ये हरदोई में हुआ था, है ना, 1921 में। सो एका 21-22 में हुई थी, याद रखनी है। देन संथाल मूवमेंट और ताना भगत जो है वो एक दोनों ये दोनों पीजेंट हो गई और ये दोनों ट्राइबल मूवमेंट है। सो संथाल आपकी जो है
वो संथाल रिवोल्ट जो है वो राजमहल हिल में हुआ था 1855 से 56 के बीच में, है ना, 1855 से 56 के बीच में हुई थी ये। और इसके जो लीडर थे वो कौन थे? सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू, सिद्धू एंड कान्हू, है ना। और ताना भगत जो थे, ताना भगत वो 1914 में भी स्टार्ट हुई थी ताना भगत मूवमेंट, है ना। ये जात्रा भगत और तुड़िया भगत ये इसके लीडर थे। इतना तो याद रख ही सकते हैं। सो द आंसर इज बी। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ इवेंट दी हुई है और ईयर दी हुई है, उसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सो पहला हमें दिया हुआ है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1930 में, तो बिल्कुल सही है, सबसे आसान क्वेश्चन है। देन फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है सो 1931 में बिल्कुल सितंबर 1931 से 7/9/1931 से 1/12/1931 तक हुआ था, है ना, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो बिल्कुल ही सही है। देन कम्युनल अवार्ड, इसको मैकडोनाल्ड का अवार्ड भी बोलते हैं, मैकडोनाल्ड का अवार्ड। और ये 16 अगस्त 1932 को, इसमें क्या हुआ था कि मैकडोनाल्ड ने क्या किया था, जो रिजर्वेशन आप मान लो कि सेपरेट इलेक्टेड कर दिया था डिफरेंट क्लासेस के लिए, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए और अदर माइनॉरिटीज़ के लिए भी कर दिया था। दैट्स अ मैकडोनाल्ड अवार्ड, या उसको कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। सो 1932 में। और इंडियन नेवी, सो 1932-33, तो ये भी चलो सही है ना। नाउ इंडियन नेवी एक्ट जो है वो 1927 में भी आई थी और 1957 में इसको भी अमेंडमेंट हुई थी। तो ये क्लियर नहीं था, इसलिए इसमें से कोई भी सही नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजानी है। आपको दी हुई है कि अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट कब हुई थी, जालियांवाला बाग मैस्कर कब हुई थी, एंड फिर महात्मा गांधी दांडी मार्च कब हुई थी, और फिरोज शाह मेहता की डेथ कब हुई थी। नाउ अगर हम एक एक करके बात करें तो हुआ क्या था अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन का। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आई थी तो उसमें बोला गया था कि 10 साल पे हम रिव्यू करेंगे इस एक्ट का कि 1919 वाली कितना सफल रहा, क्या चीज़ इसमें चेंज करना है ना। तो इसके लिए हमें फिर से एक एक्ट लाना था 1929 में, है ना। तो 1929 में तो 2 साल पहले 1927 में एक कमीशन बनाई जाती है 7 लोगों की, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। और इसी को बोलते हैं, ये चूंकि इसकी हेड कर रहे थे साइमन जी, तो इनका नाम हो गया साइमन कमीशन, ठीक है। अब इसमें तो 1927, नाउ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। जालियांवाला बाग जो हुई थी वो 13 अप्रैल 13/4/1919 को हुई थी, ठीक है। और महात्मा गांधी की दांडी मार्च कब हुई थी, सो इट्स 12 मार्च 1930, साबरमती से लेकर के दांडी तक गए थे 78 फॉलोअर के साथ में। और फिरोज शाह मेहता, जिसको लायन ऑफ बॉम्बे भी बोला जाता था, उनकी जो डेथ हुई थी वो 5 नवंबर 1915 को हुई थी। नाउ यू कैन सी कि आंसर हो जाएंगे, सबसे पहले ये आंसर हो जाएगी, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि जो ट्रायल हुई थी आईएनए ऑफिसर्स का वो कहाँ पे हुआ था। इसको ओपन कोर्ट ट्रायल किया गया था रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली में। और जो ये कोर्ट मार्शल था, है ना, आईएनए के जो ऑफिसर्स थे उसके, ये चली थी आपको नवंबर 1945 से मई 1946 तक, ठीक है। इसमें ट्रीजन, टॉर्चर, मर्डर, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो सब चीज़ें हुई थी उसके अगेंस्ट चलाई थी। और इसमें इन्होंने क्या किया था, जॉइंट ट्रायल 3 लोगों का चलाया था। और तीनों लोग में से देख लीजिए, एक मुस्लिम थे, एक हिंदू थे और एक सिख थे। एक थे शाह नवाज खान, ठीक है, ये आप नाम याद रखेंगे, शाह नवाज खान। वन इज द प्रेम सहगल, ये तीनों में से एक को पीटा था, है ना, एंड गुरुबख्श सिंह। और इनको बचाने के लिए आईएनए ट्रायल, या इसको रेड फोर्ट ट्रायल भी बोलते हैं, ये 3 लोग, एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक सिख को। तो उस समय जो लॉयर थे, है ना, जैसे भूलाभाई देसाई थे, आशिफ अली थी, शरद चंद्र बोस थे, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, ये सब लड़े थे इनके लिए, ठीक है। इतना याद रखें, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला सेशन रीजन है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश इन द पीरियड ऑफ वॉरेन हास्टिंग।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में आप जानते हैं, ये किसने फॉर्म किए थे? उनका नाम है सर विलियम जोन्स। ठीक है, ये ब्रिटिश लॉयर थे और ओरिएंटलिस्ट थी। ये ओरिएंटल स्टडी को इनकरेज करने के लिए इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी 1784 में। ठीक है, एंड ही मॉडेस्टली डिक्लाइंड द ऑफर ऑफ प्रेसिडेंटशिप ऑफ द लर्नेड बॉडी इन फेवर ऑफ सर विलियम जोन्स। पहला असर्शन कहता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉरेन हस्टिंग के समय में हुआ था और वॉरेन हस्टिंग ने इसकी प्रेसिडेंटशिप से इनकार कर दिया था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वॉरेन हस्टिंग की अगर आप कार्यकाल देखोगे, सो वॉरेन हस्टिंग की अगर कार्यकाल देखते हो तो 1772 से 85 तक है ना। और ही वाज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इन्होंने डिक्लाइन कर दी थी प्रेसिडेंटशिप की। तो बिल्कुल सही है। तो इसका रीजन क्या था? दे आर आस्किंग कि व्हाट इज रीजन। कि रीजन ये था कि वॉरेन हस्टिंग वाज हिमसेल्फ ए ग्रेट स्कॉलर, ये बहुत बड़े स्कॉलर थे इसलिए डिक्लाइन कर दिया था। एंड एन एर्डेंट ओरिएंटलिस्ट हु यूज्ड टू इनकरेज द स्टडी ऑफ संस्कृत, पर्शियन एंड अरबिक। ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये रीजन तो है नहीं। बट ये सही है कि ये एक बहुत बड़े खुद के वॉरेन हस्टिंग जो है सो विद्वान थे, है ना। और संस्कृत, ये भी जो ओरिएंटलिस्ट जो थे ना, उस एजुकेशन के मतलब सपोर्ट में थे, और संस्कृत, पर्शियन और अरबिक को ये स्टडी के लिए इनकरेज कर रहे थे। तो दोनों बिल्कुल सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ याद रखना है आपको कि जो चार्ल्स विल्किंस हैं, आप नाम सुने हैं चार्ल्स विल्किंस। तो चार्ल्स विल्किंस भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के मेंबर थे। ठीक है, इन्होंने ट्रांसलेट किया था, ट्रांसलेटेड भगवद भगवद गीता को इंग्लिश में 1794 में। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द नेशनल कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर बताइए नेशनल कैलेंडर के बारे में। सो नेशनल कैलेंडर जो होता है वो शका एरा पे है। ठीक है, जहाँ पे चैत्र जो होता है वो पहला मंथ है, फर्स्ट मंथ है। ठीक है, और 365 दिन की होती है। और ये चैत्र की जो पहले दिन होती है वो 22 मार्च, ये अडॉप्ट हुई थी 22 मार्च 1957 की, जॉर्जियन कैलेंडर के साथ में। सो नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विक्रम एरा, बिल्कुल गलत है, पहला तो हो गया गलत। और द नेशनल कैलेंडर अडॉप्टेड फ्रॉम जनवरी 26 1950, नहीं, ये 22 मार्च 1957 से स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे क्या होता है कि जो मैंने अभी बता रहा था कि एक चैत्र का जो एक दिन पहला दिन होता है वो 22 मार्च को होता है, और अगर लीप ईयर है तो 21 मार्च को होगा। ये दोनों गलत है। देन विक्रम संवत की अगर बात करो तो विक्रमादित्य किंग के नाम पे शुरू हुआ था, और ये ऑफिशियल कैलेंडर, नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर है विक्रम एरा, और ये 57 BC में स्टार्ट हुआ था। और सका एरा कब स्टार्ट हुआ था? सका एरा जो होता 78 AD में आपको कनिष्क के द्वारा। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि इन विच ईयर वाज अकाउंटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द ऑडिटिंग एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स टास्क ओनली रिमेंड कन्फाइंड टू ऑडिटिंग ऑफ गवर्नमेंट, ऑडिटिंग द गवर्नमेंट अकाउंट्स। मतलब किस ईयर में, कौन से साल में जो कैग है ना, अकाउंटिंग को सेपरेट कर दिया गया था। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग से अकाउंटिंग को सेपरेट किया गया था। ठीक है ना, और कैग के पास सिर्फ गवर्नमेंट अकाउंट्स की ऑडिटिंग रह गई थी, है ना। ठीक है, अकाउंटिंग हटा के ऑडिटिंग रह गई थी। सो 1971 में, 1971 में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक एक्ट लाती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971, है ना। ये आपको CAG को बोलता है कि आपको दोनों चीज़ करनी है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों करनी है। बट 1976 आते आते प्रेसिडेंट जो है कैग को अकाउंटिंग वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा देते हैं। सो 1976 में हटाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि प्लान्ड डेवलपमेंट इंडिया को अपोज किसने किया था? अब ये एग्जैक्ट प्लान डेवलपमेंट को कौन अपोज किया था, इसमें एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है। महात्मा गांधी ने भी अपोज किया था इसका, है ना। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन टर्म। आर्टिकल 30 क्या कहती है कि आर्टिकल 30 कहती है कि कोई भी माइनॉरिटीज है ना, माइनॉरिटीज कौन सा, आपको बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक, ये दोनों अलग अलग है, तो इसमें दोनों, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है बिल्कुल, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को मानता है, बाकी किसी माइनॉरिटीज को नहीं।
तो दोनों सही है, बट दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो रिलीजियस और लैंग्वेज दोनों। ये आर्टिकल 30 कहती है कि राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी माइनॉरिटी जो होगी वो लैंग्वेज से और रिलीजन वो एडमिनिस्टर दे कैन एडमिनिस्टर और एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया के अनुसार से क्या सही है। स्टेट हैव नो राइट टू सीट फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, जस्ट एडवोकेसी ऑफ सीजन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अब इसमें से कौन सा सही है? तो इसका तो कोई सेंस बनता नहीं है कि अलग होने की मात्र की वकालत करने पर। बट स्टेट हैव नो राइट टू सीट फ्रॉम द यूनियन, ये आर्टिकल 1 कहता है। हमारा आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। यूएसए इज द फेडरेशन ऑफ स्टेट, सो स्टेट हैज नो राइट टू सीट फ्रॉम द फेडरेशन। तो बिल्कुल पहला सही है। दो तरह की फेडरेशन होती है। अब फेडरलिज्म में भी दो तरह की होती है। फेडरलिज्म जो है जो दो तरह की होती है, आपने पढ़ा होगा। वन इज द होल्डिंग टुगेदर। सो होल्डिंग टुगेदर जो है, जैसे इंडिया है ना, स्पेन है, बेल्जियम है। और एक कमिंग टुगेदर है, सब साथ मिल करके आए और बोले कि हम एक जगह बढ़ जाते हैं, है ना। दैट्स यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? सो पहला सही है, देख लो, होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर। अगला है, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें पूछा है कि सेंसस कौन सी लिस्ट में है। तो सेंसस आपकी जो है वो यूनियन लिस्ट में है, ये बिल्कुल सही है। और पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में आती है। ये स्टेट यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में लिखा हुआ है किसमें? 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? सेकेंड शेड्यूल में लिखा हुआ है स्पेशल पावर एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर की सैलरी, है ना। ये सैलरी की बात करें, सेकेंड शेड्यूल में सैलरी है। और एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट जो अगर बात करें तो ये किस में है? पहला में क्या है? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का नेम है। और सैलरी डिटेल्स जो है शेड्यूल 2 में है। ठीक है, और शेड्यूल 4 में क्या है आपको कि राज्यसभा एमपी जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से कौन कौन से एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट्स कम्स अंडर द शेड्यूल 4। और एंटी डिफेक्शन तो 10th में है ही, तो आपकी आंसर नॉट करेक्ट यही होगी। और शेड्यूल 7 में आपको लिस्ट यूनियन, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दी हुई है। सो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन द शेड्यूल 4, और सेकेंड शेड्यूल में सैलरी की बात हो रही है। मैंने पूरी शेड्यूल की आपको डिटेल दे दी है। अगला है कि हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने आइटम हैं? देखिए, होती है 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। सो 11th शेड्यूल जो है वो 243 जी में आर्टिकल में आता है, ये 243 डब्ल्यू में आता है। इसमें आपको 29 आइटम्स हैं और इसमें 18 आइटम्स हैं। इसके बाद ये दोनों जो है ये 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है और ये 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया है। क्लियर? तो इसमें क्या पूछा है? 11th शेड्यूल में कितने हैं? तो 29 आइटम्स हैं। सी, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए कौन सा सही है। ये 1977 में अस्तित्व में आया और ये कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा हेड किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो पहले होती थी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट। ठीक है, 1977 तक यही होती थी। 1977 में आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट। सो 1977 में आती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो बिल्कुल ही सही है। और इसको हेड क्या कौन करता है? ये आपको हेड जो करता है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं वो इसको हेड करते हैं। तो ये गलत हो गया। सो ओनली 1 इज द राइट आंसर। और ये पीएमओ का काम क्या होता है? पीएमओ जो है सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू द प्राइम मिनिस्टर को सेक्रेटरियल असिस्टेंस देती है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि द प्रोविजन ऑफ द 6th शेड्यूल, ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है? सो 6th शेड्यूल जो है वो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244(2) और 275(1) में 6th शेड्यूल के बारे में लिखा हुआ है। और इसमें असम आती है, असम, मेघालय,
त्रिपुरा, AMTM है ना, एंड मिजो, बाकी सब 5th शेड्यूल में आ जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए है। सो त्रिपुरा विच ऑफ द किस में है? सो यहाँ पे ओनली त्रिपुरा इज द आंसर। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सो हैवेस कर्पस, हैव से याद रखिए, हैव तो टू हैव द वर्ड ऑफ बिल्कुल सही है। मैंड में मांड तो वी कमांड, ये भी सही है। को वारंटो सो बाय व्हाट ऑथोरिटी है ना। और ये प्रोहिबिशन है। देन ये टू बी सर्टिफाइड जो है वो आती है सर्ट है ना इसमें, तो ये होता है सर्टियोररी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि मनी विल इज डिफाइंड। मनी विल कहाँ पे डिफाइन की गई हुई है? तो इसमें आर्टिकल 109, 10, 11, 12 सब दिया है। सो 109 में क्या है कि स्पेशल प्रोसीड्योर क्या है मनी विल के रिस्पेक्ट में। आर्टिकल 110 में मनी बिल को डिफाइन किया गया है, और आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में है, और आर्टिकल 111 में है कि एसेंट्स ऑफ बिल कैसे होता है। ठीक है, तो आंसर हो गया आर्टिकल 110, जहाँ पे डिफिनीशन ऑफ मनी बिल्स है। अगला है कि क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा सितंबर 2019 में इनॉग्रेट किया गया था, वो कहाँ से कहाँ तक किस सिटीज़ को कनेक्ट करती है? तो आपको याद रखना है कि 69 किलोमीटर की आपको बिहार के मोतिहारी से अमेलकगंज जो है वो नेपाल में एक पाइपलाइन बनाई गई है। ये सबसे पहले 1996 में प्रपोज की गई थी, बट मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 2014 में ये जो है सो नरेंद्र मोदी विजिट किए थे, तो उस समय इसको बनाने के लिए तैयार हुआ था। क्लियर? इससे दोनों देशों को बेनिफिट भी है ना। बरौनी वाली जो है ना, वहाँ से इसमें आपको ऑयल आएगी। ठीक है, बरौनी रिफाइनरी जो है उसमें द पाइपलाइन विल ट्रांसपोर्ट फ्यूल फ्रॉम बरौनी रिफाइनरी इन बिहार। ठीक है, इनकी कैपेसिटी है 16,000 किलोलीटर की, ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर वाज लिस्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन 43rd सेशन हेल्ड इन द सिटी। कौन से जगह पे 43वां सेशन हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, जहाँ पे जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था? तो अभी अगर बात करें तो ये 43वां की बात कर रहे हैं, बट अभी हम बात करते हैं कि कितने टोटल साइट हैं। पहला क्वेश्चन कि कितने साइट, उस समय का आंसर आपको पता ही है, ये बाकू में हुई थी, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अभी मैं बताता हूँ कि आपकी साइट जो होती है 3 तरह की हैं इसमें। वन इज़ द कल्चरल, वन इज़ द नेचुरल एंड वन इज़ द मिक्स्ड। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप याद रखो, कल्चरल में 34 है, नेचुरल में 7 हैं और मिक्स्ड में 1 है। तो कितने हो गए टोटल? 42, मतलब 42 टोटल साइट्स अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2023 में। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखनी है, तो ये तो क्वेश्चन हो गई। देन मिक्स में एक ही है, तो अब याद रखो एक कौन सा है। सो खांचनजोंगा नेशनल पार्क, इसको 2016 में मिक्स हेरिटेज साइट में डाला गया था। और नेचुरल में कौन कौन है? वेस्टर्न घाट है, सुंदरबन है, नंदा देवी है, मानस है, केवलादेव है, काजीरंगा है और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ये सारी है नेचुरल में, इतना याद रखें। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जयपुर को ऐड किया गया था, बहुत सारी है, मैंने पूरी लिस्ट आपको दे दी है, बट 2023 में कौन कौन ऐड हुए हैं? तो 2023 में एक हुआ है होयसाल डायनेस्टी, सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयसाल, ये 2023 में हुई है। और एक हुई है शांति निकेतन, ये दो 2023 में ऐड हुई है। कहाँ पे ऐड हुई है ये अगर पूछेगा तो 45वां सेशन हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, वो कहाँ पे हुई थी? रियाद कहाँ पे है? सऊदी अरबिया में। तो सऊदी अरबिया में हुई थी। तो अभी अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि 2023 में कौन है, टोटल कितने हैं, और कौन सी सेशन हुई थी 2023 में, कहाँ पे हुई थी? रियाद, सऊदी अरबिया। होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी पूरी लिस्ट आपको दी हुई है कि कौन से ईयर में कौन सा आया था, धोलावीरा है ना, नेचुरल साइट्स, मिक्स साइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर 2019 की सारी क्वेश्चन हमने कर ली। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia पे मिल जाएगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।
दिस इज़ द कोट ऑफ द डे दैट पासिंग द एग्जाम इज अ सिंपल 2 स्टेप। अगर आपको एग्जाम पास करने हैं 2 स्टेप प्रोसेस है। बिलीव इन योर सेल्फ पहला है कि आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा, एंड बैक इट अप विद द हार्ड वर्क। और उसको बिलीव जो आप कर रहे हो, तो बस अब ऐसा नहीं है कि हाँ अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा करना है, उसको आपको उस बिलीव को बैकअप करना है हार्ड वर्क से। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर PDF, और विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम लोग 2020 की UPPCS प्रीलिम्स के क्वेश्चन की पार्ट 1 करेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।